कभी सोचा है कि जिस कागज पर हम लिखते हैं या जिस फर्नीचर पर हम बैठते हैं उसका रिश्ता दूर किसी पहाड़ पर आने वाली बाढ़ या शायद सूखते हुए कुएं से हो सकता है? ये कनेक्शन अक्सर अदृश्य लगते हैं पर हैं बहुत गहरे। हाँ, और आज हम भारत के दो सबसे जरूरी लेकिन कह सकते हैं कि अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले इकोसिस्टम की गहराई में उतरेंगे, हमारे जंगल और हमारे घास के मैदान। बिल्कुल, हमारे पास जो रिसर्च नोट्स हैं वो हमें बताएंगे कि ये दोनों कैसे दबाव में हैं, क्यों दबाव में हैं और इसका हम पर मतलब हम सब पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इन छुपे हुए कनेक्शंस को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है जंगलों के कटने से, जिसे हम तकनीकी भाषा में वनोन्मूलन या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन, ये शब्द हम सुनते तो बहुत हैं। हाँ, पर हमारे सामने जो कागजात हैं वो साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ लकड़ी के लिए पेड़ काटने की सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें उद्योग, खेती, हमारी बढ़ती जरूरतें, विकास से जुड़ी परियोजनाएं, ये सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। अच्छा, इन स्रोतों में एक तस्वीर भी है जो दिखाती है कि कैसे ये सारी वजहें मिलकर एक ऐसा चक्र बनाती हैं जिससे जंगल लगातार सिकुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्र को एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे पुरानी वजह जो इन नोट्स में बताई गई है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती। हाँ, इसे हम आम तौर पर झूम खेती के नाम से जानते हैं। ये सुनने में तो बहुत पारंपरिक सा लगता है ना? हाँ, ये तरीका बहुत पुराना है। इसमें होता ये है कि किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, वहां की झाड़ियों और पेड़ों को काटकर जला देते हैं। हाँ, और जो राख बचती है वो खाद का काम करती है और मिट्टी में मिल जाती है। फिर उस जमीन पर 2-3 साल तक खेती की जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए किसी ट्रैक्टर या बड़ी मशीन की जरूरत नहीं होती। मतलब बहुत साधारण औजारों से काम चल जाता है। बिल्कुल, बस कुछ साधारण औजारों से। लेकिन फिर उस जमीन का क्या होता है? क्या वो हमेशा के लिए बंजर हो जाती है? नहीं, यही इस तरीके की खासियत है। जब 2-3 साल बाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति मतलब उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है तो किसान उस जगह को छोड़ देते हैं। अच्छा, उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, और जंगल के किसी दूसरे हिस्से में यही प्रक्रिया दोहराते हैं। छोड़ी हुई जमीन को प्रकृति अपने आप धीरे धीरे ठीक करती है, वहां फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं। पारंपरिक रूप से तो ये एक टिकाऊ तरीका था। लेकिन अब ये समस्या क्यों बन गया है? समस्या ये है कि आबादी का दबाव इतना बढ़ गया है कि अब जमीन को ठीक होने का पूरा समय ही नहीं मिल पाता। साइकिल छोटा हो गया है। समझ गए, मतलब जो तरीका कभी प्रकृति के साथ संतुलन में था अब वही दबाव की वजह से एक समस्या बन गया है। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, जो है विकास परियोजनाएं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। हाँ, यहाँ तो सीधा सीधा विकास और पर्यावरण का टकराव दिखता है। हम सबको बेहतर सड़कें चाहिए, बिजली पानी चाहिए, जिसके लिए बड़े बड़े बांध, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और रेलवे लाइनें बन रही हैं। बिल्कुल, और इन स्रोतों में इसमें एक बहुत ही संतुलित नजरिया दिया गया है। ये नहीं कहा गया कि विकास बुरा है, साफ लिखा है कि ये परियोजनाएं बहुत फायदेमंद है, लेकिन इनकी एक पर्यावरणीय कीमत भी है। और वो कीमत जंगल चुकाते हैं। हाँ, आप सोचिए, एक बड़ा बांध बनाने के लिए या एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कितने बड़े जंगल को साफ करना पड़ता है। हजारों लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन कैसे बनाएं? और ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी तो हैं, जैसे ईंधन के लिए लकड़ी। मुझे लगता है कि शहरों में रहते हुए हम इस बात को भूल जाते हैं कि आज भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी खाना पकाने के लिए लकड़ी पर निर्भर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बढ़ती आबादी का मतलब है जलने वाली लकड़ी की बढ़ती मांग, और ये मांग सीधा जंगलों पर दबाव डालती है। इसके अलावा लकड़ी एक कच्चा माल भी है। कच्चा माल मतलब इंडस्ट्री के लिए? हाँ, जो कागज हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्लाईवुड हमारे घरों में लगा है, माचिस की वो छोटी सी तीली, पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले बक्से, ये सब लकड़ी से ही तो बनते हैं। और जो दवाइयां हम खाते हैं उनमें से भी तो कई पौधों से बनती हैं। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, इन कागजात में एक लंबी लिस्ट है। इत्र, रेजिन, गोंद, मोम, तारपीन, लेटेक्स जिससे रबर बनता है, टैनिन जो चमड़ा साफ करने में काम आता है, और कई तरह के एल्कलॉइड। इतनी सारी चीजें। हाँ, और समस्या यह है कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल अनियंत्रित तरीके से हो रहा है। हम जंगल से सिर्फ ले रहे हैं, उसे वापस देने या सहेजने के बारे में कम सोचा जा रहा है। ये अत्यधिक दोहन ही है जो जंगलों की सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब तक हमने कारणों को समझा, अब आते हैं इसके असर पर।
जब जंगल कटते हैं तो होता क्या है? जाहिर है हरियाली कम होती है, घने जंगल कम हो जाते हैं। हरियाली कम होना तो बस शुरुआत है। इसका सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे जल चक्र यानी वाटर साइकिल पर। इसे समझना बहुत जरूरी है। जंगल एक विशालकाय स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज की तरह कैसे? जब बारिश होती है तो पेड़ और उनकी जड़ें, मिट्टी, वो सब उस पानी को सोख लेते हैं। फिर पेड़ वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन नाम की एक प्रक्रिया के जरिए उस पानी को धीरे धीरे भाप बनाकर वापस हवा में छोड़ते हैं। अच्छा, मतलब पत्तों से पानी भाप बनकर उड़ता है। एकदम सही। यही नमी फिर बादल बनकर दोबारा बारिश करती है। मतलब जंगल अपनी बारिश खुद बनाते हैं एक तरह से। बाढ़ आने का खतरा बढ़ेगा और जमीन के नीचे का पानी यानी भूजल वो रिचार्ज नहीं होगा, कुएं सूखने लगेंगे। और लंबे समय में बारिश भी कम हो जाएगी। हाँ, लंबे समय में इसका नतीजा ये होता है कि उस इलाके में बारिश भी कम हो जाती है और जमीन सूखने लगती है। हाँ, खनन या माइनिंग का भी तो जिक्र है इन स्रोतों में। भारत के ज्यादातर खनिज तो जंगलों वाले इलाकों में ही मिलते हैं। हाँ, और ये एक सीधा टकराव है। खनन के लिए पहले पूरे जंगल को साफ करना पड़ता है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है और बारिश के साथ बहने लगती है। इसे हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। ये तो हुआ ओपन कास्ट माइनिंग में, लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में? यहाँ तक कि जो खदानें जमीन के नीचे होती हैं यानी अंडरग्राउंड माइंस, उनकी छतों को सहारा देने के लिए भी लकड़ी के खंभों का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये भी जंगलों पर एक और तरह का दबाव है। और सबसे चिंता की बात जो इन नोट्स में लिखी है वो ये कि जब खदानों से खनिज निकल जाता है तो अक्सर उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है। और ये छोड़ी हुई खदानें जमीन पर एक गहरे जख्म की तरह होती हैं। बारिश का पानी इनमें और इनके आसपास की ढीली मिट्टी में गहरी नालियां बना देता है, जिसे गली इरोजन कहते हैं। गली इरोजन? हाँ, ये जमीन को खेती या किसी और काम के लायक नहीं छोड़ता और वहां का पूरा प्राकृतिक आवास वो तबाह हो जाता है। तो कुल मिलाकर जंगल कटने का असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं, बल्कि वहां के पानी, मिट्टी, जीव जंतु और आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। तो हमने देखा कि जंगलों पर दबाव कितना ज्यादा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यही दबाव यानी विकास और जरूरतों का दबाव एक और नाजुक इकोसिस्टम पर पड़ रहा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे घास के मैदान। बिल्कुल, हम अक्सर हरियाली का मतलब जंगल ही समझते हैं, लेकिन घास के मैदानों का अपना एक अलग और बहुत जरूरी महत्व है। स्रोत इन्हें ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करते हैं जहां सालाना बारिश 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? मतलब इतनी बारिश के इलाका रेगिस्तान न बने, पर इतनी भी नहीं कि वहां घने जंगल उग जाएं। अच्छा, आपने एकदम सही समझा। बस घास और कुछ कांटेदार झाड़ियों के लिए ही पर्याप्त पानी। भारत में ये मैदान मुख्य रूप से हिमालय के ऊंचे इलाकों में मिलते हैं और इन्हें दो मुख्य प्रकारों में बांटा गया है, स्टेपी और सवाना। स्टेपी और सवाना, इनमें क्या फर्क है? फर्क बस इतना है कि स्टेपी में चारा या घास सिर्फ बारिश के छोटे से मौसम में उगती है, जबकि सवाना में बारिश के बाद सूखे मौसम में भी थोड़ी बहुत हरियाली बनी रहती है, जिससे जानवरों को लंबे समय तक चारा मिलता है। इन स्रोतों में एक नक्शा भी है जो भारत के घास के मैदानों को 4 अलग-अलग जोन में दिखाता है। पहला है अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड जोन। हाँ, इसमें गुजरात का उत्तरी भाग, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के हिस्से आते हैं। दूसरा है शुष्क उप आर्द्र जोन, जिसमें नीलगिरी को छोड़कर लगभग पूरा प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत का पठारी हिस्सा आ जाता है। तीसरा है नम उप आर्द्र जोन, जो गंगा के जलोढ़ मैदान में है। हाँ, एक समतल और निचला इलाका जहां पानी जमा होने की संभावना रहती है। और चौथा है आर्द्र पर्वतीय क्षेत्र, जो असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर तक के नम पहाड़ी इलाकों में फैला है। लेकिन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है। ये कहती है कि इन इलाकों में जो सवाना घास के मैदान बने हैं वो पूरी तरह से कुदरती नहीं है। ये वाकई एक अहम मोमेंट है। रिसर्च बताती है कि इन सवाना का विकास असल में इंसानी दखल की वजह से हुआ है। इंसानी दखल कैसे? जब लोगों ने आर्द्र जंगलों को झूम खेती या भेड़ बकरियां चराने के लिए साफ किया, तो वहां जंगल दोबारा नहीं पनप पाए और उनकी जगह घास के मैदानों ने ले ली। तो एक तरह से ये घास के मैदान प्रकृति और इंसान की मिलीजुली देन है। और इनका आर्थिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि भारत में पशुपालन एक बहुत बड़ा पेशा है। बहुत ज्यादा। इन मैदानों पर करोड़ों जानवर पलते हैं,
भैंस, गाय, भेड़, बकरी, घोड़े, हमारा पशुधन सिर्फ दूध या मांस का स्रोत नहीं है। नहीं, वो तो है। गांवों में ईंधन के लिए गोबर के उपले, खेती के लिए बैल। बिल्कुल। ईंधन कृषि शक्ति, पोषण और छोटे मोटे ग्रामीण उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या सामने आती है। वो क्या है? समस्या है मांग और आपूर्ति के बीच का भारी अंतर। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि पूरे देश में स्थायी चरागाह यानी जानवरों के चरने के लिए तय की गई जमीन सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर है। सिर्फ 13 मिलियन हेक्टेयर? हाँ, और चिंता की बात यह है कि ये जमीन भी अत्यधिक खराब स्थिति में है। मतलब हमारे करोड़ों जानवरों के लिए जो जमीन है वो न सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, बल्कि उसकी हालत भी बहुत नाजुक है। इसका मतलब है कि उस छोटी सी जमीन पर बहुत ज्यादा जानवर चर रहे हैं। इसका असर क्या होता होगा? इसका असर विनाशकारी होता है। इसे ओवरग्रेजिंग या भारी चराई कहते हैं। स्रोत इसे परत दर परत समझाते हैं। सबसे पहले जानवरों के लगातार चरने और उनके खुरों से जमीन की सबसे ऊपरी मुलायम परत, जिसे मल्च कवर कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। मल्च कवर? ये क्या होता है? ये सूखी घास और पत्तियों की एक परत होती है जो मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। और जब वो परत हट जाती है तो मिट्टी सूखने लगती होगी? बिल्कुल। उस जगह का छोटा सा वातावरण यानी माइक्रोक्लाइमेट ज्यादा शुष्क हो जाता है। इसके बाद वहां ऐसे पौधे उगने लगते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए, जैसे जीरोफाइटिक पौधे, कांटेदार झाड़ियां। अच्छा। साथ ही बिल बनाने वाले जानवर जैसे चूहे वगैरह वहां आसानी से अपना घर बना लेते हैं, जो मिट्टी को और भी खोखला कर देते हैं। और मिट्टी की सेहत पर भी सीधा असर पड़ता होगा? हाँ, मिट्टी की ऊपरी जैविक परत यानी ह्यूमस के हटने से नीचे की खनिज मिट्टी सतह पर आ जाती है। जब इस पर बारिश होती है और जानवर चलते हैं तो एक कीचड़ जैसी बनकर फिर सूखने पर एकदम सख्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को पडलिंग कहते हैं। पडलिंग? ये सुनने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। सोचिए, जैसे बारिश के बाद मिट्टी के मैदान में क्रिकेट खेलने से पिच एकदम सख्त और चिकनी हो जाती है ना? हाँ, हो जाती है। और फिर पानी उस पर ठहरने के बजाय बहने लगता है। बस वही हाल हमारे चरागाहों का हो रहा है। सख्त सतह के कारण पानी जमीन के अंदर रिस नहीं पाता। वो तेजी से सतह पर बहता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। यानी मिट्टी का कटाव। हाँ, इससे पानी, कार्बन और नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों का प्राकृतिक चक्र टूट जाता है और धीरे धीरे वो हरा भरा मैदान एक बंजर जमीन में तब्दील होने लगता है। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति है। अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से पे आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। यहाँ लिखा है कि आग घास के मैदानों के मैनेजमेंट में एक जरूरी भूमिका निभाती है। आग? हाँ। हम तो हमेशा सुनते आए कि आग सब कुछ तबाह कर देती है। ये फायदेमंद कैसे हो सकती है? ये वाकई एक दिलचस्प और उल्टा लगने वाला सच है। लेकिन विज्ञान यही कहता है। इन स्रोतों के मुताबिक आग एक दोधारी तलवार की तरह है। अच्छा। नम इलाकों में आग घास के लिए वरदान साबित होती है। जब आग लगती है तो पेड़ों के छोटे पौधे और झाड़ियां जलकर मर जाते हैं, लेकिन घास की जड़ें जमीन के नीचे सुरक्षित रहती हैं और वो दुगनी तेजी से वापस उगाती हैं। मतलब आग जंगल को घास के मैदान पर हावी होने से रोकती है। बिल्कुल। और सूखे इलाकों में? वहां तो आग और खतरनाक होगी। हैरानी की बात है नहीं? सूखे इलाकों में आग रेगिस्तानी झाड़ियों को फैलने से रोकती है। ये झाड़ियां अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएं तो घास को खत्म कर देती हैं। आग इन्हें साफ कर देती है, जिससे घास को बढ़ने की जगह मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रिसर्च बताती है वो ये कि जलाने के बाद जो नई घास उगती है वो जानवरों के लिए ज्यादा पौष्टिक होती है। यानी आग चारे की पैदावार और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में ये साफ हो गया कि हमारी मानवीय गतिविधियां, चाहे वो विकास के लिए हों या रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, हमारे जंगलों और घास के मैदानों की किस्मत तय कर रही हैं। हाँ, एक तरफ जंगलों के कट में से मिट्टी का कटाव और जल संकट जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अत्यधिक चराई हमारे घास के मैदानों को बंजर बना रही है। बिल्कुल। और इन स्रोतों ने आग की भूमिका पर एक ऐसा नजरिया पेश किया है जो हमें अपनी बनी बनाई धारणाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है, कि जिसे हम सिर्फ विनाशकारी मानते हैं। हाँ, हम आग को हमेशा विनाश का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सही परिस्थितियों में वो प्रकृति के लिए नवीनीकरण और संतुलन का एक जरिया भी हो सकती है। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न उठता है। प्रकृति के साथ हमारा हस्तक्षेप कब एक विनाशकारी शक्ति बन जाता है और कब ये पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए एक जरूरी हिस्सा हो सकता है? इसका जवाब शायद परिस्थितियों को समझने और संतुलन साधने में ही छिपा है।